स्टार्ट हो गया। चैप्टर 10 इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज भी है और मुश्किल भी है। चैप्टर छोटा है बट मुश्किल है प्लीज, ठीक है? तो ध्यान से, मुश्किल भी नहीं है, काम का चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, ठीक? अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी हमने पढ़ रखा है। व्हाट इज आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? जो हम पे करते हैं वो हमें क्रेडिट मिल जाता है, जिसको हम अपने आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही जो मतलब इवेंचुअली आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट इज कि जो भी आउटपुट है, जो टैक्स आपने पे किया, पे किसको? गवर्नमेंट, सरकार, राइट? तो जब आप कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं माइनस द अमाउंट यू, हमने जो मतलब जिससे हमने सामान खरीदा था इनपुट उसको टैक्स पे करना। क्रेडिट। हाँ, तो जिसको आपने अपनी जगह सामने वाले बंदे को पे किया, राइट? वो आपका इनपुट हुआ। आपकी जो भी इनवर्ड सप्लाईज होंगी उस पर जो भी आपने पे ऑफ किया होगा, और माइनस द अमाउंट जो आपने गवर्नमेंट को पे किया। गवर्नमेंट को जो पे किया है वो अपनी किसी और की, यानी कि बर्डन शिफ्ट करके पे किया है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट? तो आपने जो गवर्नमेंट को पे किया है माइनस जो आपने खुद अपनी जेब से पे किया है इनवर्ड सप्लाईज के टाइम पर, वो जब हम लेस करते हैं यहाँ पर आपका आईटीसी आता है। ये आईटीसी का क्रेडिट आपको अवेल करने को मिल जाता है, राइट? जब अब यहाँ पर आपने याद है हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक क्रेडिट लेजर वाला जो पेमेंट लेजर, क्रेडिट लेजर पेमेंट वाला चैप्टर में, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि आपका एक आउटपुट लाइबिलिटी लेजर होता है, एक कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, ठीक है? गवर्नमेंट के पोर्टल पे तुम्हारे 3 लेजर्स बनते हैं। वो 3 लेजर्स में से एक लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। जो लाइबिलिटी लेजर होगा उस पर सारी लाइबिलिटी से क्या क्या तुम्हें पे करना है। जो तुम्हारा क्रेडिट लेजर होगा उस पर ये वाला इनवर्ड आएगा, राइट? अब जो तुम यहाँ पर ये वाला इनवर्ड तुमको इधर कैसे दिखेगा, जब जिससे तुमने खरीदा है वो गवर्नमेंट को पे कर दे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से होगा ना, जब तुम यहाँ पर बर्डन शिफ्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हो, जब तुम पे करोगे इधर, ठीक है, तो जो तुम्हारा परचेजर होगा, बायर होगा, उसका ये इनपुट बन जाएगा। सबको ये एक चीज़ के साथ क्लैरिटी है एकदम, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, तो फिर सारा चैप्टर हिल जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट को आप पे करते हो वो आपका बर्डन जो आप शिफ्ट करोगे दैट विल बी इट। वो वाला अमाउंट आप जब गवर्नमेंट को पे करोगे तो सामने वाले बंदे के इनपुट में लिख जाएगा, ठीक है? क्लैरिटी? उसको माइनस करके जो आपने दूसरे बंदे से लिया, जो आपने गवर्नमेंट को खुद पे किया, वो सब माइनस माइनस करके आपका आईटीसी, ठीक? क्लैरिटी है? ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट आपको दे रहा है, राइट? आपको गवर्नमेंट आपका टैक्स कम करने दे रहा है, माइनस करने दे रहा है, देयर आर रिफंड्स अवेलेबल हियर, राइट? तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना है कि आईटीसी अवेल करना कोई आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट आपके हाथ पैर ठंडे करवा देगा कि आईटीसी ले कैसे लिया तुमने, राइट? आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाई विल द गवर्नमेंट पे यू बैक द अमाउंट, करेक्ट? तो हम वहाँ पर आईटीसी का इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपके क्या क्या कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हो, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट दैट आईटीसी। क्लैरिटी है यहाँ तक? सबको फंडामेंटली क्लियर है ना? चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये चैप्टर आराम से 10 मार्क का आ सकता है 40 मार्क वाले सिलेबस के अंदर, तो प्लीज़ अटेंड, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, ठीक है? फर्स्ट तुम्हारा अभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से ही पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में कैपिटल गुड्स मीन्स goods the value of which is capitalized in the books of accounts of the persons claiming the input tax credit which are used for intended to be used in the course of furtherance of business। आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है, ठीक है? कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आपने पे किया होगा उसके लिए आप जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो आपका कैपिटल गुड्स के लिए भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्या? कि वो अमाउंट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रही है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। याद करो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पता है ना हमको? रिफ्लेक्ट होता है, वेरी गुड, ठीक है? नेक्स्ट, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, ये चीज़ तो आपको पता है कि आईटीसी आपको मिलता उन्हीं चीज़ों का है जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है। पर्सनल वाली चीज़ों के लिए आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट तुमने बोला इनपुट सर्विसेज, वही एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बढ़िया। अब इनपुट टैक्स पढ़ो ध्यान से। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटिलिटी टैक्स, सब कुछ टैक्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यहाँ पर इनपुट टैक्स है, मेड टू हिम, देखो गुड्स और सर्विसेज मेड टू हिम मतलब इनवर्ड सप्लाई में इनपुट टैक्स लगता है, ठीक है?
तो मेक टू हिम एंड इंक्लूड्स कोई भी तरीके का IGST भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 and 4 तुम्हारे याद करो 9, 3, 9, 4 वो IGST CGST वाले सेक्शन हैं ये, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो। इनपुट तुम्हारा I का भी हो सकता है, C का भी हो सकता है, S का भी हो सकता है ना, वही बोल रहे हैं लोग सिर्फ, ठीक है। टैक्स पेबल अंडर प्रोविजंस ऑफ 9 का 3 and 4 या 5 का 3 and 4 या 0 के लिखा हुआ है, कुछ और हुआ है ना ऑफ सेक्शन दिस एक्सपेक्ट ऑफ द स्टेट का CGST का, बढ़िया 8 होगा यहाँ तक, ठीक है। 7 में कर दी GST, 7 में कर दी GST, ये 0 लिखा है ना यहाँ पर, और 7 का 7 है GST का है, ठीक है यहाँ तक। चलो अगला, इनवर्ड सप्लाई in relation to a person shall mean receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration. यहाँ तक पंगा नहीं कोई, ठीक है। आउटपुट टैक्स मीन्स in relation to taxable person means the tax chargeable under this act on the taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge। मतलब क्या हुआ, हम RCM वाला नहीं है, RCM पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता यहाँ तक, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखें, हम इस वक्त सिर्फ आउटपुट टैक्स की बात कर रहे हैं। आउटपुट टैक्स में आपका ये वाला है जहाँ पर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, ठीक है। हम RCM वाला भी टैक्स गवर्नमेंट को ही पे करते हैं, पर RCM वाला गवर्नमेंट को पे किया पर आउटपुट नहीं, क्यों? क्योंकि आपने खरीदा है सामान, राइट। इस चीज़ का बिल्कुल भी वो डाउट नहीं रहना चाहिए। आउटपुट टैक्स में एक चीज़ होती है कि यू पे जो टैक्स है टू गवर्नमेंट, यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, ठीक है। यू पे टैक्स टू गवर्नमेंट वाली प्रॉपर्टी RCM वाले टैक्स की भी है, पर ये फिर भी आउटपुट टैक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका ये वाला क्राइटेरिया नहीं मिल रहा जहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, और RCM आप इनवर्ड्स पर पे करते हो ना, इसलिए तो RCM एक आउटपुट टैक्स नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी। अगला, outward supply in relation to a taxable person means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, license, lease, disposal जो भी, or any other mode agreed to be made by such person in the course or furtherance of business। ठीक है यहाँ तक क्लैरिटी है। अगला अभी सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ से आपके कंडीशंस शुरू हो रहे हैं कि एग्जैक्टली हु एंड व्हेन ही इज लायबल टू क्लेम ITC, ठीक है। कौन सा बंदा कब ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल होता है, उसकी सारी की सारी कंडीशंस हैं। पहला, हु इज एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्स्ट बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप GST पे ही नहीं कर रहे हो, जब पे ही नहीं कर रहे तो ITC किस हिसाब का क्लेम करोगे? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course for the business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of the such person। बताओ कुछ दिक्कत यहाँ तक? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का क्या हमने बोला, क्या नहीं बोला, सब समझ में आ रहा है? मेरे को एक बंदे का YouTube पे कमेंट आता है, आपका कैमरा एंगल और अच्छा हो सकता है, उसकी फोटो भेज देती। कमेंट है किसी का, कहते खाली बोर्ड दिखना चाहिए, दीवार नहीं दिखनी चाहिए। अरे क्यूट। तेरे लिए नहीं है मतलब आपकी वीडियो पे देखते हैं एक बंदे के वजह से आप में बहुत पोटेंशियल है। लंबा जो है YouTube पे वीडियो होना वैसे। हाँ, कौन सी वीडियो? स्टार्टिंग एक का दी, वो जो रात वाले लेक्चर थी ना हमारी एक आधे, उसकी एक लेक्चर भी थी शायद। आप लोगों को पोटेंशियल है। दूसरे Zoom वाली देखी आती है उसमें जाते हैं। एक आधी वो भी थी। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं क्या जो बंदा बेचारा कितनी मेहनत से कमेंट किया और बदतर अच्छी। चलो, what are the conditions to be fulfilled in order to take input tax credit?
अब कंडीशंस हैं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन, राइट। नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू किया है। इस नॉटविथस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी है, ऊपर वाली भी, यानी कि आपको रजिस्टर्ड तो होना ही है, आपको क्रेडिट तो लेना ही है, रेस्ट्रिक्शंस का भी सब कुछ उन्होंने बोल दिया, उसके साथ साथ सारा टैक्स चार्जेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना ही चाहिए, एवरीथिंग अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो नहीं होता फिर भी रह गया, फिर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये सारी कंडीशंस के साथ साथ ये नीचे वाली सारी कंडीशंस ए बी सी डी सारी जितनी हैं, ठीक है, वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, सिर्फ और भी नहीं, एंड में है, सब कुछ फुलफिल होगा तो जाके आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या बोली, ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। आसान, ठीक है, कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स बकायदा होने चाहिए, ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट, एक डेबिट नोट इनवॉइस जो भी होगा विच एवर इज मतलब ना एविडेंस्ड दैट यू आर पेइंग टैक्सेस, दैट यू हैव पेड टैक्सेस, यू आर अ सप्लायर, वो सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इज इन पोजेशन ऑफ डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, इशूड बाय द सप्लायर क्यों, इशूड बाय द सप्लायर क्यों, सप्लायर डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, क्योंकि वो अगर जैसे हमने उसको सामान बेचा और वो हमें वापस कर रहा है कुछ है तो वो डेबिट नोट इशू करते हैं उस हिसाब से। सामान बेच के वापस कर रहा है, मैंने सिर्फ ये कहा, वही तो देख लो मैं, सप्लायर है, हाँ इशू तो बाय हम द सप्लायर सप्लायर। के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हमने क्यों डेबिट नोट। आईटीसी यूजुअली केसेस में आप आईटीसी कब क्लेम करते हो, आप ये इनवर्ड माइनस करते हो तो आपका आईटीसी क्रेडिट आता है ना, मतलब आपको कोई बंदा किसी ने सामान दिया होगा, आपने उसको पैसे दिए होंगे अपने जेब से, तो अपनी जेब से किसी और इंसान को दिए हुए सामान का ही तो क्रेडिट क्लेम हो रहा है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक वर्ड को ध्यान से देखो, हम जब गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसका आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है, जो आप किसी दूसरे बंदे को पे कर रहे हैं उसका आपको आईटीसी मिल रहा है। क्यों, दोबारा सी आउटपुट, मतलब यू पे टू द गवर्नमेंट, और ये आरसीएम वाला था, ये आउटपुट और टैक्स होता है जो तुम गवर्नमेंट को पे करते हो, ये तो तुम पे कर ही रहे हो ना, इसका सबूत तो तुम्हारे पास है, जो मैंने किसी और को पे किया है उसका सबूत मेरे पास नहीं है, और उसका मेरे को माइनस करना है, मेरे को अपने आउटपुट पे से वो माइनस करना है जो मैंने किसी और बंदे के जेब में डाला, राइट। तो उसका सबूत कैसे आएगा, सामने वाले बंदे ने आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट कुछ दिया, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। इशूड बाय सप्लायर, एक वर्ड को प्लीज ध्यान से पढ़ो, इसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सिर्फ इस चैप्टर में, इसके वजह से ही पूरा जीएसटी क्लियर होगा, इसमें टाइम भी लगेगा, ठीक है यहाँ तक। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। पूरा दूसरा वर्ड क्या, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर आरसीएम आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आरसीएम में थोड़ा कंसेप्ट है इसका कुछ, इसीलिए आरसीएम में आईटीसी नहीं मिलेगा, इसीलिए ही ना कि सप्लायर भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट डबल ए वाला क्या बोला, इट प्रोवाइड्स दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of any supply of goods or services or both is available to a registered person only if the details of the invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified in section 37 GSTR 2B। कुछ समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। हमने यहाँ पर दो रिटर्न्स के बारे में बात किया हुआ है, एक रिटर्न के बारे में बात किया GSTR 1, एक के बारे में बात किया 2B, राइट। अब एक जो चीज़ बहुत आसान, क्या तुमने अपना टैक्स खुद गवर्नमेंट को पे नहीं किया, वो टैक्स किसी और की जेब में डाला, तभी तो तुमने उस बंदे ने बर्डन तुम पर शिफ्ट किया था। हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब हमारी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर हमारे वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कोई, ठीक है। अब ये बंदा मिस्टर एक्स की अगर आप बात करोगे तो ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो बाय ये बर्डन शिफ्ट करके पे करता है क्योंकि किसी और से उसने पैसा लिया, राइट। अब अगर आप ऐसा कहो कि जो मिस्टर एक्स है जब तक गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा तब तक सामने वाला बंदे के क्रेडिट लेजर में शो होगा नहीं होगा, राइट, ये आपने को पता है। तो अगर ये जब तक पे नहीं करेगा सामने वाले बंदे के तो क्रेडिट लेजर में शो ही नहीं होगा, अगर शो ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे क्रेडिट क्लेम करेगा,
यहाँ तक समझ में आया? अब सामने वाले बंदे को पे करना है और आपको गवर्नमेंट को पे करना है, उसके फॉर्म्स हैं GSTR1, GSTR3 भी या 2 भी, अलग अलग फॉर्म्स हैं। GSTR1 जो आपका है, सी आउटवर्ड सप्लाईज पे हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज GSTR1। आपकी जितनी भी आप सप्लाईज करते हो ना, आउटवर्ड सप्लाईज, उसी पर ही तो आप सामने वाले बंदे से पैसा लेते हो ना, तो आपकी सारी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल GSTR1 में गवर्नमेंट को जाता है। तो उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे सामने वाले बंदे से लिया हुआ, राइट? जब आप सामने वाले बंदे से लिया हुआ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, यहाँ से इस बंदे का नाम डाल के मैंने पे कर दिया, वहाँ पे उस बंदे का क्रेडिट शो हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो GSTR1 आपकी आउटवर्ड सप्लाईज फॉर डिटेल्स एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन GSTR2B। ये जो 2B है ना, ये वो क्रेडिट नोट वाला फॉर्म है। GSTR1 आप खुद भरते हो, GSTR2B गवर्नमेंट आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर देता है। कब? जब पहले वाले बंदे ने 1 भर दिया। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हम यहाँ पर कैश लेजर क्रेडिट लेजर खेल रहे थे ना, बस ये सेम है। उसी का कैश लेजर के बदले GSTR1 बोल लो, क्रेडिट लेजर के बदले GSTR2B बोल लो, समझ में आ जाएगा। जब आप पे करते हो तो 1 और आपके पास 2B रिफ्लेक्ट अपने आप होता है, आप नहीं बनाते 2B, आप नहीं भरते। आ रहा है सबको? क्लैरिटी है? ये सब हम आगे भी अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। 2B 1 ये सब रिटर्न रजिस्टर का चैप्टर है, तो हमारा और वहाँ पर फटाफट क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्चुअली ठीक है। अगला इसने बोला बी वाला, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ले मतलब सामान भी मिलना चाहिए, आपको सिर्फ डेबिट नोट मिल गया, आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो गया, उससे भी उन लोग को बहुत नहीं है, सामान भी आना चाहिए, आपके पास सामान पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब अगर ये हुआ, अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में सामान आ रहा है, तो अब तक तुम्हारे पास सामान आया ही नहीं है और तुमने पैसा पे कर दिया है, फिर भी तुम्हें ITC नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम ITC कब क्लेम करोगे? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा गुड्स रिसीव्ड है, सर्विसेज रिसीव्ड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? So explanation, for the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods when the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods, either by way of transfer documents of title to goods or otherwise। कुछ समझ में आया? रीड किया? ठीक है, जब तक और उसे कह रहा है कि goods पहुंच गए, bill पहुंच गया, उसके टाइटल बाद जब तक ट्रांसफर दिया, टाइटल तब भी ट्रांसफर होता है जब गुड्स रिसीव करते हैं। नहीं, वो किसी और को दे देना अपनी तरफ से। इतना ज़्यादा लिखा नहीं है। अच्छा इसको दे रहा है, अच्छा ये रिसीप्ट कह रहा है के कि डायरेक्शंस पे मेरी किसी और को तरफ दे रहा बिल तो है। शिफ्ट हुआ ये, हाँ। बिल किसी और नाम पे पहुंचा किसी और को, कुछ भी नहीं है। बिल टू शिफ्ट मॉडल जो नीचे लिखा है ना, ये वहीं जैसे पर पहुंच एक्सप्लेन गया किया वैसे हुआ taxable। है कि हाँ, हमने बोला कि आपको गुड्स रिसीव होने चाहिए। अगर आपको रिसीव हो रहे मतलब आपके बिहाफ पे किसी और को रिसीव हो रहे तब भी चलेगा। आपको याद है ना, हमने वो टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी ये चीज़, या प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी, दोनों में देखी थी हमने। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी देखा था कि जगह किसकी मानी जाती है, जिसने बिल इशू किया है। टाइम ऑफ सप्लाई वो जो वो उस बंदे आपके इनवॉइस इशू किया था उस हिसाब से, राइट? तो हमने पहले ही बोल दिया कि अच्छा हाँ, अगर एक बंदा बोल रहा है कि सामान यहाँ पहुँचा दो, तो जिसने बोला है हम उसकी बात मानेंगे, वही बंदा हमारा रिसीवर है, ठीक है? तो ITC भी उसी को ही मिलेगा, राइट? अब यहाँ पर अगर बिल टू शिफ्ट टू मॉडल के हिसाब से अगर तुम बोलो कि सामान बोला किसी और ने पहुँचाया, किसी और ने कहीं और पहुँचा है, तो पहले वाले बंदे को गुड्स पहुँचेंगे। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट नहीं और? For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be services for the purpose services। Explanation दोबारा दी हुई है। हाँ ठीक है, ये बिफोर ड्यूरिंग मूवमेंट टाइटल को ये सब रहने दो, पॉइंट नंबर 1 और 2 रहने दो। अब B A पर आ जाओ, ठीक है? हमने अब तक कंडीशन पढ़ी A तो काट दें। 1 और 2 काट। हमने कंडीशन पढ़ ली है, कौन सी? पहला इनवॉइस आना चाहिए, फिर दूसरा GST1 GST हाँ। वो बंदा गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। GSTR1 में वो पे करता है ना, तो गवर्नमेंट के पास पैसे पहुंच जाने चाहिए। अंडरस्टैंड, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग से खेला है। वैट में यहाँ क्या होता था ना, वैट में वो बोलते थे आप आपस में नलिफाई कर लो, तूने यहाँ से मुझे पे करना है और मुझे यहाँ से गवर्नमेंट को पे करना है, तो चलो ठीक है, मैंने इधर सर्विस दी माइनस हो जाता था,
ठीक है। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं पहुंचता और यहाँ पर नीचे सर्विस होती रहती है, राइट। तो इधर हमने बोला कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम आपको माइनस भी करने नहीं देंगे। तो GSTR 1 में पहले गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, उसके बाद ही जाके हम आपको माइनस करने देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आपका इनवॉइस, दूसरा डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला इनवॉइस सब हो गया। दूसरा GSTR 1 और GSTR 2 भी आपके पास भी रिफ्लेक्ट हो गया, रिसिपिएंट के पास रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगला B has received the goods, फिर वाले को बिल टू शिप टू भी हो जाए, तब भी आपके पास पहुंच रहे तो आपके पास, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में पहुंचे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर, और बिल टू शिप टू है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका ही मानेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? अगला उन्होंने बोला C वाला, BA वाला पार्ट, ITC must not be restricted। अब ये है ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस तुम याद रख लो, रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसकी वजह से ITC रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो बस नॉट रेस्ट्रिक्टेड ITC, क्लैरिटी। और अगर नहीं आए तो लाने की जरूरत नहीं, मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड रट्टा, ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद C पॉइंट, सब्जेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in the respect of the said supply। बस दोबारा इन्होंने यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें नहीं है, अगर रजिस्टर्ड होएगा तो ही भरेगा, अगर पे करेगा तो ही देगा। नॉर्मल उनको जैसा वो हवा पानी इकट्ठा करो कुछ नहीं बोलते हैं, आसान है सब कुछ। हवा पानी हवा पानी कहाँ से आ गया उसमें? अरे मतलब पानी दे चलो इकट्ठा हम कर भी लेंगे। हाँ, पानी हवा कैसे करेंगे? वही तो बोल रही हूँ कि कंडीशन आसान है, ऐसी वाली नहीं है। जस्टिफाइड माय पॉइंट। गुजरात से आ रहा है, वही वहाँ से जाके हवा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक, यहाँ तक ऐसे काली दे रहे हो आ रही है इसमें। ये बात मैं बोल देता हूँ सॉरी गाइस, और बिहाफ हो रहा मैं सस्टेक हमारे ये वाले ऐसे है। वो ऐसी है, तो क्या करूँगा उसको? तो उसे इधर को किस तरह वो ऐसे ही अब रहेगी। तो हो गया, पता और नहीं। और अगर ऐसे गिर गया तो मेरे को क्या दोगे? तोड़ दिया तो दिया। तुम्हें तोड़ा है। यार वो तो मैंने मान लिया, वो ज़्यादा हल्का, मेरी गलती नहीं है। अपने हाथ तो ज़्यादा ध्यान है, मैं क्या करूँ? तो तेरा डंबल तो था भी नहीं जो तो पहले दिखाया बड़ा डेलिकेट सा है। इतने दिन से बोल रहा था कि ऐसे ऐसे ना टूट जा। ये तो हल्का सा था। अपना वो हाइपोथेसिस प्रूव करना था ना। चलो ठीक है। यहाँ तक। उसके अलावा he has furnished the return under section this। he कौन है यहाँ पर? जो बंदा यहाँ से claim करना मतलब चाहता है। हम जो इधर से ITC क्लेम करो, इधर पे कर रहे हैं। बढ़िया। सप्लायर नहीं मतलब बढ़िया। बताओ हर्षित, क्लैरिटी एकदम। Now whether goods against an invoice are received in lots, ये lots वाला explanation दे दिया, मार्क कर लो। ये lots वाला हायर परचेज वाला explanation भी दे दिया। अगर lots में आ रहा है तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पर आपको मिलेगा ITC। बढ़िया। He has furnished return ऊपर मतलब वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, प्रोवाइजर में डाल दिया पॉइंट, मैंने तो इकट्ठा समझा दिया। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा इन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है उषा कंपनी का, मार्क कर लो और टिक कर लो और आगे बढ़ते हैं। मैम ये जो D वाला पॉइंट है, इसमें जिस महीने हम भर रहे हैं मतलब नहीं भर रहे, उस महीने भी नहीं मिलेगा और अगले महीने भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये एनालिसिस वाला पॉइंट ना पढ़ा ना, हाँ। वो काट देना, मत पढ़ो भी मत पढ़ो, कंफ्यूजन होगा। GSTR 3 अलग होता है, जो रिसीवर भरता है वो उस टाइम पर उसका टाइम लिमिट होती है। हाँ ठीक है। D का एनालिसिस वाला पॉइंट कट कर दो। प्रोवाइडेड दैट हो गया, एग्जाम्पल हो गया सारे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब फर्दर क्या प्रोवाइड किया इसने? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ITC on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof the amount out towards the value of such supply, whether wholly or partly, along with the tax payable thereon, within 1 day's from date of invoice, shall pay or reverse an amount equal to the ITC availed in respect of such supply, proportionate to the amount not paid to the supplier, along with interest payable thereon, wherever कितना सा लिखा हुआ है। कुछ पहले पढ़ा? क्या है मैम इसका मतलब? अगर हम लोग पिछले सप्लायर को नहीं पे किया तो
180 दिन के अंदर भर दो। इसका पॉइंट ये है, सिर्फ पॉइंट पहले बता देता हूँ कि ये है कि ये सप्लायर है, ठीक है, ये रिसीवर है, बढ़िया। अब आईटीसी कौन क्लेम करता है यूजुअली इस पिक्चर में? रिसीवर। पक्का? कंफ्यूज हो गई? हम यहाँ पर देख, गवर्नमेंट ये वाला बंदा जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो इनवर्ड वाला खरीद रहा है, यहाँ पर आईटीसी रेट है, दोनों करते हैं। पर जब सप्लायर अगर यहाँ से खरीदेगा तो उसने खरीदा तो उसने पैसे पे किए किसी और के जेब में, जो पैसा किसी और के जेब में डाले उसका आईटीसी मिलता है, राइट। तो ये अपने खरीदे हुए चीज़ों के लिए और ये अपने इवेंचुअली द रिसीवर विल हैव द क्रेडिट वाला आईटीसी का, ठीक है। अब यहाँ तक अपने को समझ में आ गया, इधर तक क्लैरिटी है। नाउ अंडरस्टैंड, अभी जो सप्लायर है इसको ना यहाँ पर ही विल सप्लाई द गुड्स टू द रिसीवर, ठीक है, और जो आपका रिसीवर होता है वो इसको पेमेंट करता है एंड हेंस क्लेम्स आईटीसी, राइट। यहाँ तक क्लैरिटी। अब सप्लायर ने जब रिसीवर को गुड्स दी है तो जरूरी नहीं ना हर बार कैश में ट्रांजैक्शन हो, कभी कभी उधारी भी चलती है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि रिसीवर ने बोला क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर अगर कोई क्रेडिट परचेज हुआ है या तो आप बोल दो क्रेडिट सेल्स हुआ है तब भी तो चलेगा, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब जो सप्लायर है उसके सिर पे तो गवर्नमेंट बैठी है ना, उसको तो टैक्स पे करना ही करना है, राइट। तो ही विल हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट विद इन द टाइम। वो GSTR 1 उसको फाइल करना पड़ेगा, आउटवर्ड सप्लाईज वाला, राइट। तो उसको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, पर रिसीवर ने तब तक पैसे दिए ही नहीं, राइट। और अब द ट्विस्ट इज, इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, अगर ये पे कर देता तो इसके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये आईटीसी क्लेम कर लेगा, राइट। तो इसको तो दुगना फायदा, पैसे भी नहीं दिए, आईटीसी भी क्लेम कर लिया। पॉइंट समझ में आया एकदम अच्छे से, बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं चाहिए। क्रेडिट सेल्स किया, रिसीवर ने अब तक पैसे दिए नहीं है, पर क्योंकि इसको तो टाइमली सप्लाई करना ही पड़ता है, टाइमली फाइल करना ही पड़ता है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ की 20th या कुछ डेट होती है, अगर आपको 12-13 होती है ना, अच्छा 3 का होता है ना शायद, कहीं होगी क्या 12-13 होती है, कहीं 15 को ही भरते, कहीं 17 को, कहीं 20 को, अलग अलग डेट होती है। वो नहीं मेरे को समझ आया आज तक क्यों होती है, कर लेंगे अभी अगले चैप्टर में। तो अब क्रेडिट सेल्स है, तो जब सप्लायर आगे क्रेडिट सेल्स कर रहा है तो रिसीवर को 2 बेनिफिट्स हो रहे हैं, ना ही उसने पैसा दिया, साथ ही साथ आईटीसी भी क्लेम कर लिया, राइट। तो यहाँ पर सप्लायर तो रह गया ना, उसका तो डबल नुकसान हो गया, गवर्नमेंट को भी उसने अपने जेब से पे किए हैं, जबकि ही वाज लायबल टू शिफ्ट दैट बर्डन, गवर्नमेंट को भी उसने अपने जेब से पे किए, वो वाला पैसा तो नहीं मिला जान दो, उसके साथ साथ जो 180 डेज में जो 180 चलने दो, यहाँ से रिसीवर से भी पैसा नहीं मिला। ये आपकी प्रोविजन है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पंगा होता है ना तब ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए ही ऐसा गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो रिसीवर होगा ना उसको इशू ऑफ इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर। तो सप्लायर जब इनवॉइस इशू करेगा उसके 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर अगर नहीं करते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम है ना, मेन तो करनी है वो तो चलो हमको पता ही है, नहीं करते तो एक वो चार्ट बना दें प्लीज़, कितना शुरू करें। इनपुट टैक्स करेंगे। अच्छे से नहीं होगा, इससे जाओ उससे करना। बहुत सही हो गया यार, हल्का हल्का ये ठीक है सर। काले से लिखना ज़्यादा वैसे वो ब्लैक से रिएक्शन है ना, चॉकलेट फिर वो आता है ना चौको नहीं चौको। ये था पता है एडवर्टाइजमेंट, ये वो था टाइड और वो घड़ी नहीं चौक है, वो किसका था? घड़ी का था, चौक उसका था। और ऑरेंज जैसा है, ऑरेंज वाले
Orange तो ऑरेंज Tide वाला है। चौक गए हैं टाइड है मैं बोलूँ। और ऑरेंज वाला चौक गया और दूसरा भी है एक, वो आई थिंक सर्फ एक्सेल या कोई है। सर्फ एक्सेल का तो वो है दाग अच्छे। पोर की तो एक है वो। ऐसे हो गए इस बच्चे नहीं नहीं, एक ना ये था अगर मैं सोचता था पहले फेना हीलेना, ही लेना नहीं हीलेना, मतलब हीलेना। मैं ये सोचता था मैं, फिर थोड़े टाइम बाद में ध्यान इसको पढ़ा। वही सोचता हूँ। क्या? मैं बहुत नहीं सोचता था। इसमें ना वो था ये एक तो ना बोलता बहुत ही बड़ा सही एक, के साथ फेल हमने नहीं जब करता। कंपटीशन पढ़ा था ना तो ये वाला ये दोनों वॉशिंग पाउडर्स का आया था बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन ही कंपनी लॉ। मैंने कंपटीशन पढ़ा था जब, हर जगह अपनी टांग तो तब हमने ये वाला केस स्टडी पढ़ी थी कि ये पहली बार पब्लिकली लोगों ने आपस के एक दो ब्रांड्स को कम्पीट किया था कि जैसे वो था ना उनका ये ऑरेंज कलर का पैकेट दिखा के कुछ करते हो, कुछ ऐसा। वो तो ठीक है, उसने बोला था कि एड में बोल गया था चौक गए ऐसा, और फिर बोला अरे नहीं चौको नहीं चमको ऐसा, वो इट वाज एन इम्प्लीकेशन कि भाई वो मत करो ये लो ऐसा। उससे पहले तो कोका कोला और पेप्सी कितना लड़ते रहे हैं। कितना लड़ते रहे हैं वो तो कब की बात है। कब, वो बहुत सही है लेकिन वो याद है उनका हाँ, वो वो सुपर हीरो वाला एक जिसे बनाया था वो सुपर सबसे पहले तो ये हुआ था ना, कोका कोला ने डाला था कि हमने पेप्सी से 2 गुना सेल करी थी। फिर पेप्सी ने वो दिखाई थी कि पहले बंदा 2 कोक निकालता है, एक छोटा बच्चा होता है, फिर उसके ऊपर चढ़ के पेप्सी का बटन दबाता है और पीता है। वो सबसे पहले लड़ाई थी। तो बस सही उनका नहीं अच्छे है मार्केटिंग की। अब भी ज़ेप्टो ब्लिंकिट भी लड़ते रहते हैं। एप्पल और करते हैं ऐसे ऐसे। प्रोवाइजो ना जैसे लिख लो जैसे अगर किसी रिसीवर को गुड्स सप्लाई कर रहा है ऑन क्रेडिट, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ सप्लाई जानी है, डेट्स लिखो फिलहाल एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल तौर पर डेट्स लिखो, उसी प्रोवाइजो पे होता है। उसी प्रोवाइजर को करना पड़ेगा। 180 डेज का क्या सीन है तो आगे? ऐसे ही बता दो। बस वही ना 180 डेज। 180 दिन बाद क्या करेगा वो? अगर उसने पेमेंट नहीं की तो क्या करेगा? ऐसे लिखना तो पड़ेगा, बताओ। ऐसे नहीं बताओ तो सही क्या करेगा? मतलब ऊपर से होता तभी समझ आएगा ना हमें। पहले इतना तो लिख डेटा जितना विजुअल आईटीसी का अमाउंट होता है उतना रिवर्स अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा कब 180 दिन के बाद अगर उसने पेमेंट नहीं करी। कितने दिन में? अच्छा प्लीज सप्लायर ने एक इनवॉइस इशू किया इस तारीख को, अब रिसीवर अंडरस्टैंड, रिसीवर के यहाँ पर अब पेमेंट होगी नहीं होगी, राइट, उस तरीके से प्रॉब्लम है ना, यहाँ से पेमेंट करिए कि नहीं करिए। यहाँ पर प्लीज ना बाइफर्केशन बनाओ कि एक तो सिंपल प्रॉब्लम जो तुम्हें पता है, ठीक है, विच इज पेड विद इन, या तो पेमेंट मेड विद इन 180 days 180 days, then it's okay। हाँ पेमेंट अगर मान नहीं, मैं सही में अपने नोट्स में ऐसे लिख देता हूँ ओके। हाँ हाँ तो ठीक है, राइट। यहाँ पर एक चीज ये क्या जो तुम आपको लोग क्या ना बोलते हैं घर पे? एक और चीज यहाँ पर लिखना कि आईटीसी, प्लीज ध्यान से पढ़ना, आईटीसी नॉट रिवर्स्ड। अगर आप मॉनिटरीज में पेमेंट नहीं करते हो, जैसे मैंने कहा था ना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, वो करना पड़ता है सच में, बट किस हिसाब से वो देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए यहाँ पर अब क्या हुआ, जब ना मान लो उस रिसीवर ने पैसे नहीं दिए थे और आईटीसी क्लेम कर लिया था, याद है अभी अभी हमने पढ़ के आए कि क्योंकि सप्लायर को तो गवर्नमेंट को पे करना था, तो सप्लायर ने पे कर दिया, उस पेमेंट की वजह से उसके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर सब समझ में आ रहा है, जब 2B में रिफ्लेक्ट हुआ, बंदे ने अपना आईटीसी क्लेम कर दिया, पर 180 दिन तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो फिर उसको अपना आईटीसी रिवर्स यानी कि दोबारा अपने आउटपुट वाले में ही या कैश में अब दोबारा इनपुट करना पड़ता है। वो एक आपकी लाइबिलिटी की तरह शो हो जाता है और आपको दोबारा पे करना पड़ता है। जो आपका आईटीसी होगा वो आप दोबारा पे कर दोगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो पर अगर मॉनिटरीज में पेमेंट कर दिया, जैसे बोला इट इज ओके एंड आईटीसी नॉट रिवर्स्ड, बढ़िया। अगर आपने नहीं पे किया, नॉट पेड विद इन ये मॉनिटरीज, तो
तो एक तो अपना सिंपल है क्या कि आपका आईटीसी आईटीसी रिवर्स रिवर्स हो कर जाएगा, देंगे। ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसको मुझे समझाना है, वो आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट एप्लीकेबल। बढ़िया। पर डे के हिसाब से हम्म पर डे के हिसाब पर से डे के हिसाब से नहीं है, वो वाला ही है, मंथ वाला ही है। इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 18% अंडर सेक्शन 50, ठीक है। 18% पर एनम के कैसे 18% पर एनम ही है, तो ये नहीं होता है। नहीं ये हाँ मतलब हाँ, होगा तो महीने का नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। बढ़िया। अब इंटरेस्ट वाली चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ढंग से और करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में यहाँ से भले इधर से कंटिन्यू कर लो जैसे मर्जी तुमको, पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 50 के बारे में जानना है। ये आईटीसी रिवर्स वाला वो खत्म हो गया ना फ्लो चार्ट, इससे आगे तो कुछ नहीं बनेगा ना। इंटरेस्ट कंटिन्यू करना है तो कर ले। आईटीसी रिवर्स तो खत्म हो गया ना। हाँ। ठीक है, यहाँ तक साथ में हो। चलो अब आगे, अगर उस बंदे ने इंटरेस्ट उसको लग गया, ठीक है, तो किस हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा? अंडरस्टैंड। पहला, इफ पेमेंट इज नॉट पेड विद 100 days, तो इंटरेस्ट एट 1% फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा आपने अंडर सेक्शन 50 कैलकुलेशन ऑन रेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 याद है? इशू ऑफ इनवॉइस, सेक्शन नंबर नहीं याद, लेकिन इशू ऑफ इनवॉइस हमने वो याद करा था, पूरा पूरा फ्लो चार्ट बनाया था इशू ऑफ इनवॉइस का। ड्यू डेट थी। हाँ हाँ, तो वो पूरा बकायदा इशू ऑफ इनवॉइस का दिन, ठीक है। विद इन टाइम इशू कर दिया तो नो, नहीं विद इन टाइम इशू नहीं किया तो फिर उस हिसाब से आप ड्यू डेट के हिसाब से निकालोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन मैथ्स नहीं आएगा इसका, बट पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेक्शन 50, तो हमें डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लेकिन कब तक? अप टू द रेट ऑफ, लिखो चल लिख लो, अप टू द रेट ऑफ, एक्सपायरी ऑफ 180 days नहीं, अप टू द रेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नेक्स्ट वीक filing of GSTR 3B up to the rate of filing of GSTR 3B for the month of payment, ऐसा लिखो। GSTR 3 3B for the month of payment, भी बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है, आगे for the month of payment full stop। यहाँ तक समझ में? अब ना अंडरस्टैंड, हमने दोबारा ये चीज़ बोली कि आपने इनवॉइस इस दिन इशू करी थी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20/6/24 को। इस हिसाब से आपके 180 डेज कब तक खत्म होते हैं बताइए जरा? 20/12/24 180 डेज नहीं 1/12/24 16 आएगा। नहीं कैसे निकालते हैं ये चीज़ पता है? तो ट्रिक, कैलसी में 180 लिखो, प्लस 21 माइनस माइनस कर देना। अच्छा, जो 20 तारीख है ये नहीं गिनेंगे, अगर जून के महीने में 20 तारीख नहीं गिनेंगे, कितने दिन बचे पहले ये बताओ? 20 तारीख नहीं गिनेंगे, जून के महीने में 10 दिन बचे पूरे। 10 दिन बचे, तो बस अब तुम्हारा 180 लिखो कैलसी में, 180 लिखो कैलसी में, लिखा माइनस जून का महीने का 10, ठीक है, वैसे वैसे करके माइनस कर जाओ। जून के बाद जुलाई 31, माइनस 31 अगस्त का, ठीक है, माइनस सितंबर का 30, माइनस 31 नवंबर का, करो कितना बचा? प्लस करी जा रही है तो 7, जून के 10 माइनस 170, जुलाई 10 31 जब तक ऐसा नंबर नहीं आता जो 30 से कम। अगस्त सितंबर 92 अक्टूबर 123 रास्ते में भटक गई। 16 आएगा आंसर, इट इज ना आधे रास्ते में दिक्कत है, तो 16 आएगा, 16 आएगा, कुछ एक आधा महीना गड़बड़ हुआ है। 16 आया, 16 किस महीने तक पहुंच के आया ये भूल गए।
मैंने बस ये देखा 30 से कम कब तक आ रहा है, या तो जैन हो गया दिसंबर। हाँ, तो December 16 इज द डेट, ठीक है, बढ़िया। तो ये तुमने निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे को 16th ऑफ दिसंबर 24 तक पेमेंट कर देनी थी, राइट। अगर उसने 16 और दिसंबर 24 के विद इन 180 डेज पेमेंट कर दी तो पंगा नहीं है। अगर आफ्टर 16 दिसंबर 24 के बाद पेमेंट करता है तब पंगा है, राइट। मान के चलो अगर उसने पेमेंट करी है इन द मंथ ऑफ क्या रखें, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त। अगर उसने एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करी हूँ, एग्जाम्पल उसने पेमेंट करी है 2, 3, 25। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात हुई है ना, इंस्टॉलमेंट की बात भी हो रही है, नहीं, लमसम। अगर उसने इंस्टॉलमेंट में पे कर, चलो ये काम है, लास्ट पेमेंट हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं, लास्ट पेमेंट 16, 12, 24 है। तो क्या कर रही है? अरे 2 महीनों में 30 दिन होता है ना, वो क्या होगा? 2 महीने में 31 होते हैं। जून का महीना नहीं, जून में 20 तारीख नहीं है, अगर तो 11 नहीं होते, जून में में 30 होते हैं। 30 होते हैं ना, तो 10 ही तो है। 16 आ रहा है मेरे भी, तो 16 180 माइनस 10 फिर माइनस 31 माइनस, क्योंकि इस दिन तो तुम पेमेंट कर ही रहे हो ना, डिडक्शन इनवॉइस। हाँ माइनस 30 में 17 ही आ रहा है। मेरा भी 16 आ रहा है। 10 नहीं होते ना, अगर 20 का दिन निकाल दे तो। हाँ तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 10 ही तो है। तो इसका मतलब कितना है? अरे 16, 17, 25 कर देगा। 17 आ रहा है, फिर अगर करते हैं ये क्या हुआ? अरे पर ये कौन सा है? अगर तुम्हारा अच्छा हाँ 17 पे आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 19/6 लिखा हुआ है। हाँ मैंने मेरे एग्जाम्पल में 19 लिखा हुआ है। ठीक है मतलब तुम्हारा सही है, समझ तो आ गया ना 3 भरी करके। हाँ याद ही हो गया अब तो अब यहाँ 17 यहाँ भी ठीक हो गया। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब अगर मान लो इसने पेमेंट करी है इस दिन को, ठीक है, इस दिन को, तो क्या 180 डेज के बाद है, 180 डेज के बाद है। इसको इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि यहाँ से लेकर जब तक वो पेमेंट करता है और उस पेमेंट के महीने की GSTR 3B फाइल करता है ना, वो भी लिखा हुआ है ना, तुमने लिखा दिया अभी, जिस उस महीने की GSTR 3B फाइल करता है। यहाँ पर नोट करके लिख लेना कि जो GSTR 3B होता है ना, is filed on the 20th of the following month. नेक्स्ट में हाँ, next month. अगर वो 20th of the following month GSTR 3B फाइल करता है और तब तक इंटरेस्ट लगने वाला, तो इंटरेस्ट कब तक लगेगा? दिसंबर में उसने पेमेंट 20 करी, से लेकर 20 तक 30 महीने तक आ यानी कि हाँ 20/6 से लेकर 9 महीने तक आ 20/1 तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 20 1 क्या 20 3 20 हाँ 20 नहीं, पेमेंट तो 20/4 उसने 2-3 को करी है ना। 20/4 मतलब जिस मंथ उसने रिसीव करना था उसमें GTR 3 देखना है, 3 पे 20 को करेगा, 20 3 को करेगा। 20 3 को रिटर्न फाइल करी। 20/3 नहीं, Following मतलब अगला। अगला ना अच्छा 20/4 जिस उससे अगला 20/4 मंथ होएगा, ठीक है ठीक है। पेमेंट रिसीव हुई उसके फिर 10 महीने हो गए। जिस मंथ इसने पेमेंट किया ना, तो ये GSTR 3B फाइल करा के मैंने पेमेंट कर दी है, GST तो पेमेंट तो ये कब भी कर सकता है, पर उसके बारे में गवर्नमेंट को तो अगले महीने ही बताएगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब भी एक पेमेंट करें हमें फर्क नहीं पड़ता, आप बताओगे कब, अगले महीने की जब आप 3B फाइल करोगे, क्या कौन सा रिटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तक ठीक है। वेन एवर यू मेक द पेमेंट, आप गवर्नमेंट को इंटीमेट तो अब तभी करोगे ना जब अपना रिटर्न फाइल करोगे। इसीलिए ही हमने कहा कि आप भले कभी भी पेमेंट कर दो, ऐसे हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाले। आप जैसे 3B फाइल किया उसमें हमें पता लग गया कि आपका पेमेंट हो गया, फिर हम आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रोकेंगे, ठीक है। ये भी 20 तारीख तक हमने पिछले महीने तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। फिर इसमें 20/4 होगी। हाँ आया समझ बात? बताओ कुछ अभी तक डाउट है? 20/4 करके कितने महीने? इसका वही कराएगा, चलिए। 20 6 से लेके 20 4 तक का इंटरेस्ट।
हाँ जो अगर आपने अगर यहाँ पे payment 25 होता फिर कहाँ इधर वाली साइड तो दिनों के हिसाब से लगता है कि महीनों के हिसाब से? 25 होता मतलब महीने के पर एनम वाला ही है ना, तो उस हिसाब से लगेगा। वो पार्ट ऑफ द मंथ होगा, लेकिन इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है, इधर है कि वो आगे है कहीं पर, मुझे इसमें नहीं पता। 25 कैसे हो जाएगा? ओ, इस वाली side है। वो सही कर लेना तो अच्छा मतलब इधर वाली साइड। यहाँ तक बताओगे कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है? जब उसने पेमेंट कर दी है सबकी, वो फिर दोबारा आईटीसी फिर दे राइट इसलिए बस हाँ, यहाँ पर इसका नोट नीचे लिखा होगा। यहाँ तक सब समझ में आया? यहाँ तक सब में लिख लिया है? नीचे लिख लो एक और चीज़, नोट। ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, तो ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, वही तुम्हारा एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट गिना जाएगा ना गवर्नमेंट की नज़रों में। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B ITC शैल ऑल्सो बी री-अवेल्ड, क्योंकि रिवर्स कर दिया था ना हमने, तो अब दोबारा अवेल हो जाएगा। यार इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे लगेगा? जीएसटी वाली अमाउंट पे लगेगा, टोटल अमाउंट पे लगेगा? जितना नॉन पेमेंट है, जितना उन्होंने क्लेम करा आईटीसी उस पे लगेगा ना। पेमेंट नहीं की, हाँ उसने ITC क्लेम कर लिया, वहाँ पर पेमेंट नहीं करी, एक ही बात हुई ना। नहीं तो लगेगा मतलब किस चीज़ सिर्फ पे? GST पे लगेगा। सिर्फ जीएसटी पे लगेगा, टोटल बिल अमाउंट पे लगेगा? टोटल बिल अमाउंट पे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो उतने भी नहीं लगेगा जितना उसका आईटीसी रिवर्स हो अच्छा, जाएगा। गवर्नमेंट को तो उतने पे दोगे, हाँ सप्लायर को दोगे ना बाकी का। सप्लायर को तो अलग से बात जाने है, दो। बात होती है। वो तो हमने हाँ। गवर्नमेंट को जो जो भरना जितना वो होता है ITC ना। क्लेम कर लिया तुमने एक्सेस, उस पर लग जाएगा। ये 20 दिन ये 2 दिन कुछ भी पेमेंट करिए पेमेंट करिए। देखिए यहाँ पर ना ऐसा होता है कि जब भी तुम पेमेंट करो, ठीक है, ये मैं कहती कि जब भी तुम पेमेंट करो तो तुमने पेमेंट कर दी। अब गवर्नमेंट तुम्हारा इतना है कि एक हरकत पर ध्यान नहीं रखने वाली है। जिस महीने में तुम कोई भी पेमेंट करते हो ना, उसका तुम अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दो, वो रिटर्न फाइल कर दो। तो इस महीने की पेमेंट की सारी रिटर्न तो अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करेगी इन GSTR 3B। तो इसलिए उस साल तारीख दे दें, क्योंकि उसमें तुमने गवर्नमेंट को बताया मैंने पेमेंट कर दी, इसलिए तेरा पूरा इंटरेस्ट जहाँ से पैसा देने थे से लेकर वो पूरे 180 दिन से लेकर जब तुमने असल में पेमेंट करी, ठीक है। जितना भी तुमने, अगर मान लो कोई ITC नहीं क्लेम किया है या कोई पेमेंट कर चुके हो उसका, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जितना भी कर दिया उतना चलेगा। ये प्रोवाइडेड फर्दर का पूरा प्लीज डब्बा पढ़ लो एक बार, नहीं पढ़ा है अगर किसी ने। जाना तो नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा करने वाला कोई काम ऐसे। है ना, हाँ ऐसा करते हैं ना। जाना से नहीं अब ठीक आ रही है, धीरे धीरे आएगी। टाइम लग रहा है, जाने से घबरा गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? एग्जाम्पल ये क्या है? एग्जाम्पल लिखा हुआ था अधिक मामले इजी। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ये देख, अगर ये डेट ऑफ फाइलिंग है, ठीक है, और तुम्हें पैसा इस दिन पर मिल जाना चाहिए था, अगर 17, 12, 24 तक मिल गया, यहाँ पर भी लिखने वाले हैं कि 12, 24 तक पेमेंट कर दी तुमने, तो ITC रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, सब चल जाएगा। अगर तुमने पेमेंट करी है 2, 3, 25 को, तो मतलब ITC रिवर्स करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो तुम्हारा लग रहा है उस इंटरेस्ट की तुम कैलकुलेशन करोगे अंडर सेक्शन 50 फ्रॉम द रेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अप टू द रेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, ठीक है। GSTR 3B कब फाइल होता है? पेमेंट करने के फॉलोइंग मंथ की 20 तारीख को। साथ ही साथ तो अगर अब तुम्हारा इंटरेस्ट लग गया
तो वंस या तो ऐसे लिख दे कि इधर से और मार्क करके लिख दो कि वंस व्हेन पेमेंट मेड ठीक है। तो एक चीज़ होगी जो ITR नहीं, क्या नाम था उसका, ITC रीअवेल हो जाएगा, वो शायद तुमने लिख दिया, ITC रीवेल एंड हाउएवर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा ना, इंटरेस्ट तो रिवर्स नहीं होगा, हाउएवर इंटरेस्ट नॉट रिवर्स, तो तुमने पे करना था कर दिया। बस इतना ही है, बाकी तो आगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर है नहीं तुम्हें। इधर चाहते हैं इंटरेस्ट के बारे में भी खास नहीं लिखा, खाली सेक्शन 50 लिखा है, तब मैंने समझा दिया कि होता क्या है। पहले 18% के बारे में यहाँ नहीं लिखा है ना मैंने इंटरेस्ट डेट के हिसाब से कैलकुलेट होएगा, मैं वही डेज के हिसाब से उसी ना में मंथ्स के हिसाब से। मेरे पास एक बार आना था नहीं, है तो पर है ना। होता तो पर रहने में ना, पर लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगी, हम डेज के हिसाब से करें या नहीं, वो मंथ और पार्ट ऑफ मंथ वाली कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, तो जैसे 20/6 है तो छठा महीना पूरा मानेंगे। हाँ और अगर हम जैसे वो उसकी जो फाइलिंग डेट थी 20/4 आ रही थी इसके हिसाब से, तो वो वाला ही पूरा मंथ मानेगा, तो 11 महीने हो गए उसको। कहाँ गई तो अभी तो मैं कह रही हूँ इसका ना आगे इंटरेस्ट रहेगा तो जब ट्राई करी जाना शायद इसमें फिर वापस देख लेंगे डिमांड अभी ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े, कुछ और लिखना है करना है इसके अंदर तो बताओ। 1.5 घंटा हो गया इसको। डेढ़ का हुआ 50 मिनट हो गए। 20-25 मिनट तो टेक लगाने के 20-25 मिनट कौन से हाँ लगा भाई, दिए? पूरे में देख 20-25 कौन से लगा दिए? रुक जा, मेरा फोन आया था। हाँ देख ले पता क्या देखिएगा। तो मेरा फोन आया था ना उस टाइम, जो मैं लगाने लगा था उस टाइम। ये पोस्ट को कौन सा मैंने पर जा रहा हूँ भाई, की तरह ही अरे नहीं, 10:57 को मैम आपको वापस दो बात पूछा मैंने आपसे, इसका न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी आएगा ये वाला। थ्योरी सिर्फ आएगा। theory। हाँ थ्योरी आएगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं आएगा, हाँ इस लेसन प्रैक्टिकल नहीं आएगा। इस लेसन में आएगा, इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो इंटरेस्ट का तुम्हें थ्योरी लिखना पड़ेगा, पूछते हैं। नहीं, अगर प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो क्यों देख रहे हैं कि कैसे बाई चांस आ गया तो लिखोगे क्या? हाँ भाई, अभी थ्योरी आता होगा तो प्रैक्टिकल भी कर ही लोगे ना, पता सब होना चाहिए, फालतू में का कोई पता नहीं होता कब क्या कुछ नहीं। चलो यहाँ तक तो हमारा डन है, उसके बाद कहाँ थे हम? 5th इलस्ट्रेशन का आंसर करना है। खाली फर्स्ट और थर्ड ही है अवेल करने के लिए। 50,000 जो एडवांस पेमेंट है वो माइनस कर देंगे, वो आउटपुट है हमारा, नहीं, नहीं होगी। खाली इतना पूछा है कि ITC कितना उसमें देगा, अच्छा ये मतलब हमें फाइनल आंसर नहीं निकालना। इसमें पूछा ही नहीं था मैंने। यहाँ तक अगला पॉइंट तुम्हारा प्रोवाइड फर्दर का सब हो गया। हाँ ये कर रहा था ना, ये प्रोवाइड also that recipient shall be entitled to avail the credit of input tax, ये बाकी है ना। अगला provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on subsequent payment made by him on the amount towards the value of supply of goods or services or both, along with the tax payable thereon. In case part payment has been made, proportional credit would be allowed. ये वही है ना, अगर आधी पेमेंट कर दी है सब कुछ तो प्रोपोर्शनल क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसने बोल रखा है थर्ड वाला पॉइंट, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन। ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। सिंपल तौर पे अगर मान लो तुम्हारा ऐसा कर सकते हैं ना, अगर मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी है
ठीक है, उसका उसकी वैल्यू है मान लो 1 लाख और 10% से घटा दो और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 10%। विच इज 10,000। तो तुम्हारा प्लांट एंड मशीन में 15 लगता है ना शायद। अच्छा जान दो क्या फर्क पड़ता है यहाँ तक, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्लांट मशीनरी है, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, और ये जब तुमने परचेज करी होगी, देखो कहाँ खेल गए लोग, बहुत ध्यान से। ये जब तुमने परचेज करी होगी तो तुमने खरीदा, किसी को पैसा दिया, वो तुम्हारा इनवर्ट था तो आईटीसी क्लेम करते हो, राइट। सारा का सारा इनकम टैक्स का पीजीबी का चैप्टर हिल जाएगा यहाँ पर। उन्होंने क्या बोला, अगर आपने मशीन खरीदी है, ठीक है, और आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, ठीक है, तो दो चीज़ों से आप इनवर्ट वाला देखोगे। अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है ऑन, नहीं उल्टा बोल दिया, इधर जीएसटी आएगा भाई, हाँ 1,10,000, हाँ उल्टा हो गया। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी जीएसटी ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, अगर आपने नेक्स्ट डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन ये टोटल अमाउंट होगी हमारी। हाँ टोटल अमाउंट हो गई। अगर तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है 1,10,000 पर, ठीक है, तो फिर इस 10,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? और अगर तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है सिर्फ 1 लाख पर, ठीक है, तो आईटीसी मिल जाएगा। तो बंदे को तो 1 लाख पे क्लेम करके फायदा है ना डेप्रिसिएशन में। पॉइंट समझ में आया? इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, देखो अगर आप जीएसटी की वैल्यू को भी जोड़ के ही डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम करते हो, आपका बिल उस हिसाब से आया, आपने उस हिसाब से जीएसटी की डेप्रिसिएशन सब कुछ क्लेम करी, ठीक है, तो अगर पूरी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो फिर पंगा है, तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इधर मिल रहा है जीएसटी के अंदर आप 15% 10% माइनस कर रहे हो, राइट। तो फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो सिर्फ और सिर्फ ये वाली 1 लाख वाली अमाउंट पर, तो आपको इस 10,000 का पूरा आईटीसी मिलेगा। क्लैरिटी है? अब पब्लिक किस हिसाब से खेलती है, कुछ जगह है जहाँ पर आईटीसी अवेलेबल ही नहीं, आरसीएम हो गया या ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पर है ही नहीं अवेलेबल, एग्जाम्प्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन जगहों पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो अलॉन्ग विद द जीएसटी अमाउंट, राइट। और कुछ जगह जहाँ पर ब्लॉक्ड है, जहाँ हम इनपुट नहीं ले सकते, जहाँ पर वहाँ पर हम अवेल कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। अगर इनपुट हाँ। ले सकते हैं तो नहीं करना। नहीं करना, ठीक है। अगर आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है कहीं पर या नहीं अलाउड है, तो वहाँ पर आप पूरी अमाउंट पर ले लो, आईटीसी क्लेम कर लो, नहीं तो नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? आसान है ये पॉइंट, बस एक ध्यान रखना। अगला 2 मिनट रुको ना। ये भी होगा सबसेक्शन 4 वाला है ना, लास्ट रीड टू क्लेम आईटीसी। ठीक है, तुम्हारा मान लो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 24-25। इस बीच में तुम्हारे सारे जो भी इनवॉइसेस होंगे, ठीक है,
इन सब का तो पैसे तो अगले अगले महीने ही क्लेम कर लेते हो, कहीं रह गया, कुछ भूल गया, कुछ छूट गया, जो भी है। तो तुम्हारे 24-25 की जितने भी इनवॉइस है ना, उसका लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी होगा 30 नवंबर। हाँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 25 26 का relevant time for taking changes and 30th नवंबर, ठीक है। 30th नवंबर साथ या साथ फिर दोबारा बताएंगे आप क्या वो हाँ जी, और द डेट ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग हो गया। एनुअल रिटर्न ना, कितने भी 31 जुलाई और 31 दिसंबर। वो है। वो तो ATR छोड़ दो, वो already हाँ यहाँ पर देख क्या हो रहा है, ITR तुम क्लेम करते हो यूजली अगले अगले महीने क्लेम कर लेते हो यानी, ठीक है। तो अब मान ले द ईयर चल रहा है 24-25, उसमें से जितने भी इनवॉइसेस हैं, कोई एक आधा बीच में छूट गया अगर, तो इस साल के सारे इनवॉइसेस का आईटीसी अगर तुम्हारा कुछ रह गया है तो अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो। एक तारीख दिया 30 नवंबर उन्होंने स्ट्रेट, ठीक है, 30 नवंबर या तो द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तुम या तो अगर तुमने फाइल कर दिया टाइमली, जल्दी फाइल कर दिया तो वो तारीख, और अगर तुमने लेट फाइल किया है तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज दिसंबर, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में भी ऐसे लिखी हुई है ना, एक तो ये या तो ये, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज एक्चुअल डेट और ड्यू डेट, दैट इज 31st December, whichever is 31st। और इन दोनों तो क्या में लिखा आपने सेक्शन 4 के नीचे लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग 90, लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, हाँ जी, इन दोनों में से whichever कर दिया। पॉइंट समझ में आया? लिखते रहो साथ साथ। ठीक है, 16 लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, पूरे साल के इनवॉइसेस का सबका आईटीसी 30 नवंबर तक निकला जा सकता है। 30 नवंबर के बाद हमने बोला कि एक और तारीख है, वो है आपका एनुअल रिटर्न की डेट। एनुअल रिटर्न अगर आप जुलाई में ही फाइल कर देते हो तो 30 नवंबर और जुलाई विचेवर कर लिया। अगर आप एनुअल रिटर्न दिसंबर में फाइल करते हो ड्यू डेट के टाइम पर, वही है ना 31 जुलाई, हाँ? 31 जुलाई वाली जुलाई नहीं है, दिसंबर है, 31st 12 और ऊपर वाला ये एक्चुअली एक्चुअल डेट जिस भी तुमने फाइल किया, ठीक है। ये 30 नवंबर गवर्नमेंट ने तुम्हें आईटीसी के लिए दिया है। इसके बाद बोला या तो एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न तुमने सब कंपाइल कर लिया उस साल का, फिर भूल जाओ, फिर उसके साल का आईटीसी कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, ठीक है। इसके बाद आईटीसी नहीं मिलेगा, जो रह गया वो रह गया, गवर्नमेंट को दान दे दिया मान लो। हो गया यहाँ तक? चलो यहाँ तक डन है, आगे बढ़े। अगला इसमें क्या बोला है, आरसीएम के लिए क्लैरिफिकेशन दी है। आरसीएम में क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, जो बंदा आरसीएम में टैक्स भरता है, ठीक है, क्या वो वैसे आईटीसी क्लेम करता है? नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता है। तो हमने एक चीज़ बोली, वो अच्छा वो टैक्स क्यों नहीं क्लेम कर पाता? उसने पे कर ही दिया, पे कर ही दिया, पे तो अपने आप किया ना, जो बंदा pay सरकार को करा कर है। दिया ना, सरकार भी वेस्ट तो करेगी सरकार भी जो क्लेम। मान लो अगर मैंने किसी को बंदे को 2000 की चीज़ भेजी, उसके अंदर 200 का जीएसटी है, ठीक है, और फिर ये सप्लायर है, ये सामने जब से तो क्लेम कर ही लेता ना एक तरीके से। आगे से ना, हाँ। अगले वाले से, वो ठीक है। यहाँ पर जब वो पैसे दे रहा है, वो भले 2200 दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर 2200 दे रहा है। ये जब सिस्टम होता है ना, तब आप आईटीसी क्लेम कर पाते हो, क्योंकि इस बंदे सप्लायर के पास ये राइट थी कि वो जो तुम्हें गुड सप्लाई कर रहा है उसके अंदर जीएसटी ऐड करके पे कर पाए,
मंगवा पाए, राइट। आरसीएम बेसिस में यूजुअली ऐसा होता है कि यहाँ पर ये कंपोनेंट ही मिसिंग होता है, सप्लायर जीएसटी ऐड ही नहीं करता, तो जब उसको लगा ही नहीं तो वो देगा कैसे? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो इसीलिए ही अब चल ये बताओ कि वो जो भी अभी हमने वो 180 डेज पढ़ा, क्या यहाँ पर वो कंडीशन होगी कि रिसीवर को 180 डेज में सप्लायर को पैसे देना है? गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा, तुम करो मनो, हमको क्या फर्क पड़ता है कि हमें तो पैसा मिल गया, पर हमें तो पैसा तुम्हें खुद ही देना है, राइट। तो तू अपने हिसाब से सप्लायर को देते रहे जब देते रहे, क्योंकि हमको तो मिल गया ना। तो 180 वाली कंडीशन आरसीएम बेसिस में अप्लाई नहीं होती है। पर अब आगे कि क्या अगर अगेन जो यहाँ पर हमने बोली थी कि आगे अगर आरसीएम वाला बंदा आगे किसी को गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, आगे सप्लाई कर रहा है किसी मिस्टर एक्स को, तो अब ये सप्लायर है, ये रिसीवर है, राइट। इधर जब वो आगे सप्लाई करेगा, यहाँ पर जो इनवॉइस था इसकी कोई पंगा है? इधर पहले वाला इनवॉइस तो ये खुद ही बना देगा ना, क्योंकि यही रजिस्टर्ड है इंसान, राइट। जो बंदा रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो गवर्नमेंट इशूड इनवॉइस तो नहीं बना सकता ना, तो यहाँ पर आरसीएम वाला बंदा खुद ही इनवॉइस बना देगा, राइट। उसको आरसीएम वाले बंदे को अंडरस्टैंड, पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना तो गुम जाओगे। आरसीएम वाले बंदे को ये जो 30 नवंबर वाली डेट है ना, वो भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है किस हिसाब से? जब वो खुद इनवॉइस बनाएगा। अगर ये वाला सप्लायर जिसका जीएसटी कलेक्ट करने का कोई नहीं बनता, ठीक है, अगर वो इनवॉइस करता है, बनाता है, तो अगेन तो 30 नवंबर या तो ये व्हिचएवर फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ दिस वाला पर्सन, ठीक है। अगर ये इनवॉइस नहीं बनाता है और ये खुद बनाता है, तो ये जिस भी दिन इनवॉइस इशू करेगा, मान ले आज मैंने सप्लाई ली है, गवर्नमेंट को पे किया है, मैं इनवॉइस बना रही हूँ अगले 6 महीने बाद, तो भी चलेगा। तो उस तारीख से आप देख लो कि आपका अगले साल का वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर पड़ता है और उस हिसाब से कौन सा 30 नवंबर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? Whenever the supplier, sorry, the receiver here, recipient जो RCM basis वाला है, whenever he issues the invoice, ठीक है, only then and then he will be eligible to claim ITC। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई डेट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर इस केस में सप्लायर ने इशू कर दिया RCM, ठीक है, सप्लायर वाले ने कर दिया ऑन द डेट ऑफ 26-24, ठीक है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर 24-25 हुआ। तो फिर जो अपना रिसीवर होगा वो आईटीसी अगर क्लेम करना चाहता तो कब क्लेम करेगा? 30th ऑफ नेक्स्ट 25। बढ़िया। अगर ये नहीं क्लेम करता, ये कुछ भी नहीं, सिस्टम है ही नहीं, लेकिन रिसीवर ने अपने तौर पर बनाया और बनाया है इन द मंथ ऑफ 5/4/25, तो फिर अपने तौर पे क्या बनाई जाएगी? इनवॉइस। क्यों बनाना? क्योंकि उसने पैसे तो दिया है ना। जब बिजनेस में हम कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसका रिकॉर्ड तो रखोगे, और मैंने गवर्नमेंट को भी उस चीज़ के पैसे दिए, तो मैं तो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखूँगी ही रखूँगी, क्योंकि मैंने बकायदा जीएसटी भरा है उसमें, राइट। तो अगर सप्लायर तुम्हारा रजिस्टर्ड नहीं है, कोई छोटा मोटा बंदा है, तो जब कोई बंदा, बड़ी कंपनी या रजिस्टर्ड इंसान किसी छोटे मोटे इंसान से कोई सामान खरीदती है और उसका वो कागज़ पे लिखा हुआ या डायरी पे पन्ना फटा हुआ बिल वो दे रहा है, तो वैलिड नहीं है ना। तो तुम एक बिल बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, रिसिप्ट बनाओगे, उस रिसिप्ट को बोलोगे ये और मैंने इस बंदे को इतना पेमेंट किया है, वो बंदे को भी दो एक कॉपी अपने पास रखोगे, एक प्रूफ ऑफ पेमेंट हो जाएगा तुम्हारे पास। उस हिसाब से कल को तुम आगे जब सप्लाईज करते हो, तब तो कहीं ना कहीं तो आईटीसी तुम्हें मिल जाएगा ना। इस पर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इनवर्ड है, कल को आउटवर्ड भी तो करोगे, राइट। तो ये बंदा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऐसा मान ले, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक इनवॉइस बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सप्लायर ने इनवॉइस बनाया नहीं, इसने खुद अपना इनवॉइस बना दिया, तो ही इज एट लिबर्टी। क्या लिबर्टी? कि जब वो इनवॉइस बना रहा है उसकी फाइनेंशियल ईयर देख लो। अब मान लो इसने इनवॉइस बनाया है 5/4/25 को, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 25-26 हुआ ना। तो इसको अगले यानी कि 30th नवंबर ऑफ 2026 में उसको अलाउड है कि भाई वो 26 लास्ट डेट है, मतलब अगले साल की वो होते हैं ना, वो लास्ट डेट होगी ना, तब तक कर सकते हैं। तब तक कर सकता है, ठीक है, मतलब वो अलाउड है, वहाँ तक उसको अलाउड है, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अगले 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उसके लिए फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 हुआ ना, इसलिए यहाँ तक। तब भी कर सकता है अगर वो आगे सप्लाई करेगा, तब भी कर सकता है। नहीं, वो अपना वो अपने invoice- वाले के लिए। हाँ कर सकता है। बताओ, क्लैरिटी है? इसका भी कैलकुलेशन नहीं आएगा, थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये क्लैरिफिकेशन केवल। हाँ, ये सिर्फ आरसीएम के लिए, क्योंकि उसमें सामने वाला बंदा इनवॉइस नहीं बनाना ना,
अगर सामने वाला बंदा बनाएगा तो वो अपने आप टाइमली इनवॉइस इशू करेगा। आरसीएम में मैंने ही पेमेंट करनी है, मैंने ही गवर्नमेंट को भी देना है, तो मैं जब मर्जी क्रेडिट करूँ। गवर्नमेंट को आईटीसी के लिए तो कोई जल्दी नहीं है। आ रहा है समझ? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? अगला क्या बोला हुआ है? Fifth point, where registration of a registered person is cancelled under section 29. Registration is cancelled ही होगी and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order either under section 30 or pursuant to any order made by appellate tribunal or the appellate tribunal or court or any other tribunal। मतलब बंदे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गई उस बंदे का तो थियोरेटिकल बेस समझ के देखो क्या होगा। उसका जितना भी पड़ा हुआ स्टॉक होगा जिसके लिए उसने आईटीसी लिया है वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। फिर उसने कोर्ट में ऑर्डर पास करवाया, कहाई सुनवाई सब कुछ हुई और उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जो बचा हुआ पीरियड है जिसका उसका आईटीसी नहीं मिला उसको मिल जाएगा। बस इतना ही है, पहले रिवर्स करना पड़ेगा फिर रीअवेल कर लोगे। आया समझ? रिवर्स किसके लिए होगा? जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जिन चीज़ों के लिए उसने आईटीसी क्लेम कर रखा है राइट, तो वो रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं कि आपको गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे पैसे। जितना भी किया हुआ फ्रॉम द डेट जहाँ से उसका कैंसिल हुआ है तब से, उसके बाद से अगर उसने जो supply- उसने आके सप्लाई दे रखी होगी उसका सब- करेगा। नहीं अंडरस्टैंड। मैं आज रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, आज तारीख है 26 जो भी, ठीक है, आज मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास सब सामान पड़ा है मेरा, मैंने सामान खरीदा, मैंने आईटीसी लिया राइट। 27 तारीख को मैं अनरजिस्टर हो गई, तो मेरे पास जो सामान पड़ा है वो मैं 27 के बाद बेचूंगी ना। मैं जीएसटी से अनरजिस्टर्ड हूँ, बिजनेस से थोड़ी बेदखल कर दिया है मुझे, बिजनेस तो मेरा चल रहा है, तो बाद में मैं वहाँ सामान बेचूंगी। अब मैं वो जो सामान बेचूंगी, ठीक है, उसका मैं आउटपुट जीएसटी भर रही हूँ, नहीं भर रही हूँ ना, मैं तो जीएसटी से बाहर हूँ राइट, पर मैंने आईटीसी से ले लिया, तो आपको सारा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ऑफ द स्टॉक्स व्हिच इज केप्ट इन योर एंटरप्राइज बिफोर यू गॉट डीरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे तुम्हारा कोर्ट का केस का चला, सब कुछ चला, तुम फिर रजिस्टर हो गए, तो जो ड्यूरेशन था ना बीच वाला, जहाँ पर तुम अनरजिस्टर्ड से हुए थे और फिर रजिस्टर हुए, उस बीच में अगर तुमने कोई सामान खरीदा तब भी तुमने आईटीसी नहीं लिया, तो उन लोगों की आईटीसी ले लोगे। आया समझ? ये सब चीज़ का आईटीसी तुम्हें अगले महीने वाली 30 नवंबर तक मिल जाएगा। और जो उसने ये तो हो गया जो उसने सप्लाई ली है, जो उसने परचेज करा है, और जो उसने सेल करवाएगा वो उसके लिए आउटपुट नहीं भरा है ना, आउटपुट भी भरेगा, सब कुछ करेगा। कैंसिल होने से पहले ही सेल किया वो पूछ रहा नहीं वो तो रिटर्न तो फाइल नहीं करी ना उसने अभी। जो तो रजिस्टर तो फिर पूरा कोर्ट ऑर्डर पास होगा ना, तुम सारा भर दोगे ना पैसा जो भी बचता होगा। रजिस्ट्रेशन बंदे की कैंसिल हो रही है ना, तो जो पैसा बचता होगा गवर्नमेंट का वो तुम रिटर्न फाइल करोगे 3B ये वो जो भी, क्योंकि वो तो महीना ही पे कर देते हैं, बस उतना ध्यान रखना है। जितना इसके डेप्थ में जाओगे इतना हमको तो है नहीं ना, प्रॉब्लम वहाँ है, आधी अधूरी जानकारी है आपको। Like when registration of a registered person is cancelled under 29 and subsequently the cancellation registration is revoked. पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको कैंसिल किया फिर दोबारा दे भी लिया by any order either under section 30 or pursuant to any order by the appellate tribunal or the appellate authority जो भी, and where availment of input tax rate is in respect of an invoice or debit note was not restricted। मतलब लेना आईटीसी आपको अलाउड भी था, तो फिर on the date of order of cancellation or registration the said person shall be entitled to take ITC in respect of such invoices or debit note for the supply of goods or services both in return under section 39। यानी कि आपको लेटर ऑन उन सारे सामान का आप ये बात स्पेसिफिकली उस टाइम की करिए जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से रिवोक के बीच वाली बात की है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आपका कैंसिल आज हुआ है, अगले 4 तारीख को, अगले महीने की 4 तारीख को दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो आज से लेकर 4 तारीख के बीच का क्या, उसका तो आईटीसी आपको नहीं मिला ना जो मिलना चाहिए था, इसलिए मिला, तो वो वाला भी आपको मिल जाएगा इन रिटर्न व्हिच इज फाइल्ड अप टू द 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी यही जो तारीख है ना 30th नवंबर
उसी साल की क्या अगले साल? अगले साल की फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर टू सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। ठीक है, जो भी इनवॉइस जिस भी साल का है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है, उसके अगली वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको ये सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर, या तो एनुअल रिटर्न मतलब वही सेम तारीख। और for the period from date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration as the case may be till the date of revocation or cancellation of registration where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation or cancellation of registration। मतलब क्या हुआ, और में लिखा हुआ है ये दोनों चीजें हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो तुम्हारी 30 नवंबर पहले आ रही है तो तब कर लो, अगर 30 नवंबर पर बहुत 30 नवंबर से पहले उसको रिवर्सल करना है। जो बंदे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मार्च में, तभी चल कर देगा ना वो। फरवरी में उसका मान लो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, हाँ, तो उसकी जो पेंडिंग वो सारे होंगे तो उसने क्लेम कर रखा होगा, वो रिवर्सल कब करना है उसको? जैसे इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है अच्छा उसी टाइम करना है। उसी तो time ये पे- डेट किस चीज़ की है? ये तारीख भी होगा ना। हाँ, ये तेरा तू रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कर रहा था तेरी? फेब में होगी, ठीक है, हाँ उसी टाइम पे कर देंगे, ठीक है। हाँ, Feb 24 वाला Feb, जो ठीक हमने है। आईटीसी क्लेम कर रखा है वो हाँ, पे कर तो देंगे यहाँ पर जितना भी आईटीसी ऑलरेडी क्लेम्ड है, पेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर। हाँ, ऑन स्टॉक्स वो रिवर्स हो जाएगा। बढ़िया। अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, मान लो इन द मंथ ऑफ फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून ले लेते हैं। जून 24 तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है ना वो तुम्हें दोबारा मिल गया, ठीक है, ऐसे दोबारा ले लेंगे। यानी कि कैंसिलेशन रिवोक हो गई। अच्छा कैंसिलेशन ये हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? यू आर रजिस्टर्ड अगेन। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो टाइम है कैंसिलेशन से रजिस्टर्ड अगेन का, इस टाइम पे तुम बेघर ही थे ना, भेज खरीद रहे हो सामान पर ना आईटीसी मिल रहा ना भर रहे हो, राइट? तो हमने क्या बोला कि फिर ऐसा करते हैं, इस तारीख का जून 24 वाला तारीख के लिए तुम देख लो कि या तो हम क्या करेंगे, आपको सारा का सारा आईटीसी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? या 30 तो नवंबर से पहले या तो ये तारीख और दोनों बोला हुआ है, और 30 डेज फ्रॉम दी वो एंड ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बैंक रजिस्ट्रेशन। दोबारा सी सेकंड बी वाले पॉइंट में बोला है ना, for the period of from the date of cancellation or registration as the case may be till the date of order of revocation or that such return is filed within 30 दिन from the date of order of revocation or cancellation of registration। यानी कि मतलब क्या हुआ, तुम्हें मिलेगा यहाँ पर ही 30 नवंबर ही मिलेगा, पर तुम्हें एक प्रोवाइजो दिया है कि एक कंडीशन तुम्हें फॉलो करनी है। कंडीशन क्या फॉलो करनी है कि यार हम तुम्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, यानी कि सारे आईटीसी दे रहे हैं, तो उस बीच जो आउटपुट हुए उनका क्या, उनका भी तो तुमने जीएसटी नहीं भरा ना, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड नहीं थे। भरा क्यों नहीं? उसका तो मतलब सप्लायर ने आरसी में सिस्टम नहीं भरा। अगर तूने आउटवर्ड सप्लाई करी है, अच्छा आउटपुट सप्लाई। राइट, हाँ, अगर उसने आरसीएम बेसिस पर भी भरा है सामने वाले बंदे ने, ठीक है, तो उसको तो फिर दोबारा वो रिवाइज वाले नोट्स भेजेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वो तो रिवाइज हो गया ना फिर। पर तुमने गवर्नमेंट को तुमने अपनी जेब से तो नहीं भरा ना, जो तुम्हें भरना था। स्टॉक आरसीएम वाला सामने वाला अपनी जेब से भरता है ना। बचे हुए स्टॉक के ऊपर ही तुम करेंगे। गए 30th का आ जाना चाहिए, 30th तक क्या करना है? 30 तक सारे जो पेंडिंग इनवॉइसेस थे ना, इस तारीख के जो पेंडिंग इनवॉइसेस थे सारे वो फाइल करने थे। मैम ये सेकंड पॉइंट में whichever is later भी लिखा हुआ है। हाँ सेकंड पॉइंट में whichever is later भी लिखा हुआ है। अगले पेज हाँ हाँ, तो फाइल अप टू 30th डे ऑफ नवंबर ही सारे whichever is later, यानी कि वो सारे फाइल भी करने पड़ेंगे ना, डॉक्यूमेंट्स ये या तो 30 तारीख whichever is later 30 days कहाँ से काउंट करना है? फ्रॉम द ये वाला within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये पॉइंट नहीं समझ आया। मैं अभी रुक तो गया पूरा। 30 दिन का कंसेप्ट क्या है? सीरीज में तो जी मेरा नीचे वाला कर दो। तो ये तो समझ आ नहीं रहा ना तुमको वैसे। हमने वो पूरा बोला है कि आपका फेब में कैंसिल हुआ, जुलाई में दोबारा आप
रजिस्टर हो गए, यहाँ तक हमें सब समझ में आया। इस बीच वाला जो टाइम है, इस टाइम में तुम अनरजिस्टर्ड हो, राइट। अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो इस बीच के टाइम का ना ही तुमने आईटीसी लिया है, ना ही तुमने जीएसटी पे किया है। वो करेंगे हम 30 दिन में, ऐसा बोल रहे हैं। रुक जाओ, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब लेटर ऑन हमने कहा कि अगर लेटर ऑन तुम दोबारा रजिस्टर हो जाते हो तो प्रोसेस क्या होगा, राइट। तो फिर इन दिनों का क्या होगा जब तुमने कुछ भी नहीं पे किया, करेक्ट। तो हमने कहा अगर तुम दोबारा रजिस्टर हो जाते हो तो तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा, साथ ही साथ तुम्हें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। कब तक पे करोगे, या तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या तो फॉर द पीरियड फ्रॉम विच ये एज अ केस में टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन वेयर सच रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज लेटर। यानी कि यहाँ तक तुम्हें 30 नवंबर तक तुम्हारा सारा का सारा आईटी से मिल जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें जीएसटी भी पे कर दोगे, राइट। मैं सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर ले रहा हूँ 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आपको ये करना है, कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने हैं 30 दिन में। वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अंडरस्टैंड। अगर आपको करना है तो आपको ये और ये हो जाएगा 30 नवंबर में, ठीक है। आप अब रजिस्टर हो गए हैं ना, तो रजिस्टर होने के यहाँ पर देखो विद इन 30 days, विद इन 30 days आपको क्या करना है। और ये 30 नवंबर है, ये 2000 अगले साल का, अगले का। जो ये 30 days है, अब वो ये वो बोला है फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन एज द केस में बी टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। यानी कि वो बीच का फेब से जुलाई वाले पीरियड की हम बात करें, वेयर सच रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी। यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन और कैंसिलेशन जो भी है तुम्हारा तारीख, ठीक है, इन दोनों के 30 days के अंदर तुम्हें सारा रिटर्न फाइल करने हैं। आया समझ? मतलब 30 दिन ऑफ फेब में जब हमारे नहीं, कैंसिल हुआ 30 days ऑफ, हाँ सॉरी राइट फेब, जुलाई या फिर फेब, whichever is later। हाँ तो लेटर वाला नहीं, हाँ तभी तो लेटर और तो हाँ। जून ही नहीं आएगा हमेशा। मतलब ये भी जब कैंसिल होगी रिवोक ऑफ कैंसिलेशन तो बाद में आएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ गलती से बोला उसने Message return is filed और within जून 30 days। अरे जून है मुझे, अरे जून से 30 महीने 30 दिन है। नहीं, अच्छा वो है। ये within 30 days of file all the returns within 30 days। जब दोबारा लाइसेंस मिलेगा उसके 30 दिन बाद है ना। हाँ दोनों है ना, लेकिन पर हम मतलब अगर कायदे से देखा जाए नहीं, वो कायदा तेरा गलत हो रहा है क्योंकि हमने बोला विदिन कितना दिन, या तो 30 30 days दिन, ऑफ जुलाई हाँ और ये वाली तारीख 30 नवंबर ऑफ लिखा हुआ है, whichever is later क्या है? डेट ऑफ फाइल, इन दोनों में से एक चीज़। मान लो तुम्हारा अभी नवंबर से एक दिन पहले तुम दोबारा रजिस्टर हो गए, राइट, तो पंगा है ना। पर अगर हम उस टाइम हुए हैं तो हमने तो नेक्स्ट ईयर के 30 पर नवंबर इसमें देखना ऐसे ही है बोला ना। हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ है, क्या करना है whichever is later, यानी कि तब तक तुम सारी फाइलिंग कर सकते हो उस हिसाब से। मतलब एक तरीके का 30 नवंबर ही है। अच्छा, तो ये भी बोला है ना, whichever। 30 नवंबर कच्ची की हाँ। चाबी। अगले ईयर का है। अगले ही साल का है ना, 30 नवंबर। ये डेट्स तो कभी पड़ेगी आपस में, ये और भी तो कभी आपस में बढ़ेगी नहीं ना। आप देख सकते आपको सच में पसंद आ गया, स्टॉप करिए फिर। 4 पेजेस आधे घंटे के हिसाब से कहीं पे जा रहे हैं। तभी तो चैप्टर है तो सही बड़ा।